बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम, आप देख रहे हैं आज तक न्यूज़ और मैं हूँ समी। इससे पहले आप इस मिशन की 28 इकसा सुन चुके हैं और अब किस नंबर 29 मुलाहिज़ा फरमाएं। शारिक गहरी नींद में था। उसे यूँ लग रहा था जैसे वो कोई ख्वाब देख रहा हो और कोई उसे आवाज़ें दे रहा हो। बड़ी ममता और चाशनी थी उस आवाज़ में। शारिक पुत्र उठो, दिन चढ़ गया है और देख ये कौन आया है। फिर किसी ने उसे कंधे से पकड़कर होले से हिलाया। शारिक ने आंखें खोल दी। उसके सामने मासी मेरा खड़ी थी और कुर्सी पर डॉक्टर अनवर बैठा हुआ था। शारिक की आंखें सुर्ख थी और उनमें शदीद जलन हो रही थी। उसे यूं लग रहा था जैसे उसका जिस्म आग में तप रहा हो। उसने उठने की कोशिश की मगर करा कर रह गया। लेटे रहो, तुम्हें तेज बुखार हो रहा है, मैं देख लेता हूँ, डॉक्टर अनवर ने कहा। तुम यहाँ कैसे? शारिक ने सवालिया निगाहों से डॉक्टर अनवर की तरफ देखा। मैं बुला कर लाई हूँ, मासी मेरा ने कहा। मैं तुम्हारे कमरे में आई तो तुम नींद में कुछ बुड़बुड़ा रहे थे। मैंने तुम्हारी पेशानी पर हाथ रखा तो तुम्हें तेज बुखार था। मैं डॉक्टर साहब को बुला लाई। ऐसे मौकों पर यही खुदा का बंदा काम आता है। शारिक अजीब सी नजरों से मासी मेरा को देखने लगा। डॉक्टर अनवर का क्लिनिक यहाँ से तकरीबन 2 मील दूर था। मासी मेरा ने अकलमंदी का सबूत दिया था कि वो किसी और डॉक्टर के पास जाने की बजाय अनवर ही को बुला लाई थी। रास्ते में मुझे मासी मेरा ने बता दिया था। डॉक्टर अनवर उसके बाजू की पट्टी खोलते हुए बोला। बुखार इसी जख्म की वजह से हो गया है, परेशानी की बात नहीं। पट्टी खोलकर उसने स्पिरिट से जख्म साफ किया और जख्म का जायजा लेने के बाद नई ड्रेसिंग कर दी और थर्मामीटर लगाकर बुखार चेक करने लगा। डॉक्टर अनवर ने शारिक को इंजेक्शन लगा दिया और बैग में से 2-3 किस्म की गोलियां भी निकाल कर दे दी। नाश्ते के बाद एक गोली खा लेना और एक दोपहर के बाद। मेरा ख्याल है दोपहर तक तुम्हारा बुखार उतर जाएगा। मैं शाम को आऊंगा और कुछ और दवाएं लेता आऊंगा। वैसे एहतियातन कैप्सूल लिख कर दे रहा हूँ। मासी बाजार से कैप्सूल ले आएगी। ज्यादा तकलीफ महसूस करो तो दोपहर खाने के बाद एक कैप्सूल खा लेना। अनवर ने एक कागज पर नुस्खा लिखकर मासी मेरा की तरफ बढ़ा दिया। मासी मेरा भी डॉक्टर के साथ ही चली गई थी। उसकी वापसी आधे घंटे बाद हुई थी। उसने आते ही नाश्ता तैयार किया। शारिक को नाश्ता करवाया और डॉक्टर की दी हुई गोलियां खिला दी। थोड़ी देर बाद शारिक पर गुनूदगी तारी होने लगी और वो सो गया। दोपहर 2 बजे के करीब उसकी आंख खुली। उसका बुखार टूट गया था, लेकिन चंद घंटों के बुखार ने उसे निचोड़ कर रख दिया था। वो अपने आप में बेहद कमजोरी महसूस कर रहा था। मासी मेरा दोपहर का खाना तैयार कर चुकी थी। शारिक के लिए उसने पतले शोरबे वाला सालन तैयार किया था। उसका मुंह हाथ धुलाकर उसने हाथ से शारिक को खाना खिलाया, फिर गोलियां भी खिला दी। गामे को जाकर बुला लाऊं शारिक पुत्र? मासी मेरा ने कहा। नहीं मासी, शारिक ने जवाब दिया। सूरत बहुत संगीन हो गई थी और मैं नहीं चाहता कि किसी को यहाँ मेरी मौजूदगी का पता चले। अलबत्ता मैं तुमसे एक और काम लेना चाहता हूँ। हाँ कहो बेटा। मासी मेरा सवालिया निगाहों से उसकी तरफ देखने लगी। कल रात मेरे साथ समीना भी थी। समीना कौन? मासी मेरा ने पूछा। वही लड़की जिसे 4 रोज पहले मैं यहाँ लेकर आया था, शारिक ने जवाब दिया। कल रात वो मेरे साथ थी। हम दोनों रिक्शे पर लिबर्टी की तरफ जा रहे थे कि रास्ते में माजे गुज्जर के आदमियों ने हमें घेर लिया। वो मुसल्ला थे और गालिबन मुझे अगवा करना चाहते थे। हम में हाथापाई हुई, गोलियां भी चली। इसी दौरान मैंने समीना को वहां से भागते देखा था। मैं भी गोली लगने से जख्मी हो गया था, खाली हाथ था। वो लोग मुसल्ला थे, इसलिए मैंने भी भागने ही में आफियत जानी। मैं तो जैसे तैसे रात को यहाँ पहुंच गया, लेकिन समीना के बारे में कुछ पता नहीं कि वो भी भागने में कामयाब हुई या नहीं। अगर वो माजे गुज्जर के आदमियों के हाथ लग गई तो उसे छुड़ाने के लिए फौरी तौर पर कुछ न कुछ करना होगा। और अगर वो उनके हाथ आने से बच गई है तो वो सिर्फ एक ही जगह पर जा सकती है। उस जगह का मेरे अलावा किसी और को इल्म नहीं। और मैं चाहता हूँ कि तुम वहां जाकर मालूम करो कि समीना वहां पहुंची है या नहीं। वो कौन सी जगह है पुत्र? मैं जाकर मालूम करती हूँ, मासी मेरा ने कहा। तुम शाम नगर का वो मकान आसानी से तलाश कर लोगी, शारिक ने कहा और फिर उसे उस मकान का पता समझाने लगा। समझ गई ना मासी, पहुंच जाओगी? क्यों नहीं पुत्र, लाहौर में कौन सी ऐसी जगह है जो मैं नहीं तलाश कर सकती, मासी मेरा ने कहा। मैं भी जाती हूँ। शारिक ने मासी मेरा को मजीद कुछ हदायत दी और वो चादर ओढ़कर रुखसत हो गई। शारिक की हदायत पर उसने मकान को बाहर से ताला लगा दिया था। मासी मेरा के जाने के बाद शारिक ने बिस्तर से उठने की कोशिश की, मगर गुज़िश्ता रात जख्म से खून बह जाने और फिर तेज बुखार की वजह से उसमें एकदम कमजोरी आ गई थी। हल्का सा बुखार अब भी मौजूद था। शारिक ने उठने का इरादा तर्क कर दिया और आराम से बिस्तर पर लेट गया। उसका ज़हन एक बार फिर मुख्तलिफ ख्यालात की लपेट में आ गया। दफअतन उसके ज़हन में एक और ख्याल उभरा। समीना किसी हालत में भी हो, उसने यकीनन ये सोचा होगा कि शारिक बुज़दिल था, जो मुकाबला करने की बजाय उसे दुश्मनों के रहम करम पर छोड़कर भाग गया था। लेकिन शारिक उसे छोड़कर नहीं भागा था। उसने खुद राय फरार इख्तियार करने से पहले समीना को एक तरफ भागते हुए देख लिया था
البتہ اس نے یہ تصدیق نہیں کی تھی کہ وہ واقعی بھاگ گئی تھی یا ان کے ہاتھ لگ گئی تھی۔ تصدیق کے لیے وہاں رکنے کا مطلب یہ ہوتا کہ وہ خود ان کی گولیوں کا نشانہ بن جاتا یا ان کے قابو میں آ جاتا۔ شارق سمینا کے بارے میں یہی سب کچھ سوچتا اور پریشان ہوتا رہا۔ تقریباً 2 گھنٹے بعد باہر کا دروازہ کھلنے کی آواز سنائی دی اور پھر کچھ ہی دیر بعد ماسی میرا اس کے کمرے میں داخل ہوئی۔ اس کے چہرے پر مایوسی دیکھ کر ہی شارق سمجھ گیا تھا کہ وہ کیا خبر لائی ہوگی۔ کیا ہوا ماسی؟ کیا سمینا وہاں نہیں؟ شارق نے پوچھا۔ نہیں، ماسی نے نفی میں ساری لایا، وہاں تو اتنا بڑا جھندرا لگا ہوا ہے۔ اس نے ہاتھ سے بتایا۔ مکان وہی تھا نا؟ تم کسی دوسری جگہ تو نہیں چلی گئی؟ شارق بولا۔ نہیں پتر، مکان وہی تھا، ماسی میرا نے کہا۔ دروازے کے سامنے نیم کا درخت ہے نا، اور باہر کا گیٹ ہرے رنگ کا ہے۔ ہاں ماسی، مکان تو وہی ہے، شارق نے گہرا سانس لیتے ہوئے جواب دیا۔ اگر سمینا وہاں نہیں پہنچی تو اس کا مطلب ہے کہ کچھ کرو پتر، ماسی میرا بولی۔ وہ تو اتنی اچھی لڑکی ہے، پڑھی لکھی، خوبصورت۔ وہ میرے پاس چند گھنٹے ہی رہی تھی لیکن مجھے بڑی اچھی لگی تھی۔ اگر وہ ماجے گجر کے ہاتھ آ گئی تو وہ لوگ اس کا بیڑا غرق کر دیں گے۔ کچھ کرنا ہی پڑے گا ماسی، اسے اس طرح تنہا تو نہیں چھوڑا جا سکتا، شارق نے جواب دیا۔ اور اگر ماجے گجر نے اسے کوئی نقصان پہنچایا تو میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ شام کا اندھیرا پھیلنے کے بعد تم ذرا ڈیرے پر جا کر گامے کو بلا لانا۔ ٹھیک ہے پتر، میں بلا لاؤں گی، ماسی میرا نے کہا۔ ماسی میرا گھر کے کاموں میں مصروف ہو گئی اور شارق بستر پر لیٹا سمینا کے بارے میں سوچتا رہا۔ اس کا ذہن الجھا جا رہا تھا۔ اس کے لیے یہ خیال ہی لرزات دینے والا تھا کہ اگر سمینا باجے گجر کے آدمیوں کے ہاتھ لگ گئی تو سمینا کا کیا حشر ہوا ہوگا۔ شام کو ڈاکٹر انور آ گیا۔ اس نے شارق کو چیک کیا، کچھ دوائیں اپنے ساتھ لے کر آیا تھا۔ بخار اب بہت معمولی سا ہے، کل صبح تک بالکل اتر جائے گا، البتہ کمزوری ہے، اسے دور ہونے میں چند روز لگیں گے۔ 2-4 روز مکمل آرام کرو اور یہ دوائیں استعمال کرو، ٹھیک ہو جاؤ گے۔ ڈاکٹر انور نے اسے دواؤں کے استعمال کے بارے میں بتایا اور قریب کھڑی ہوئی ماسی میرا کو اس کے کھانے وغیرہ کے بارے میں ہدایت دینے لگا۔ شام کی چائے شارق اور ڈاکٹر انور نے اکٹھے ہی پی تھی اور پھر ڈاکٹر انور کے جانے کے بعد تقریباً 8 بجے ماسی میرا گامے کو بلانے کے لیے چلی گئی۔ اس کی واپسی تقریباً 1 گھنٹے بعد ہوئی تھی۔ گاما بھی اس کے ساتھ ہی تھا۔ کیا ہوا شارق بابو؟ گاما اسے دیکھتے ہی بولا۔ سارا دن گزر گیا، تم نے ہمیں بتایا کیوں نہیں؟ پیغام بھیج دیتے تو ماجے گجر کو ہم اب تک ٹھکانے ہی لگا چکے ہوتے۔ میں تو راہ سے یہاں بے بس پڑا ہوں، لیکن تمہاری باتوں سے لگتا ہے کہ تمہیں کچھ پتا چل گیا ہے، شارق نے کہا۔ ہمیں تو آج صبح 9 بجے پتا چل گیا تھا، گامے نے کہا۔ وہ لڑکی کون تھی شارق بابو؟ وہ تو بڑی بہادر نکلی۔ کیا مطلب؟ کیا کہنا چاہتے ہو؟ شارق نے اسے گھورا۔ تو تمہیں ابھی تک پتا نہیں چلا؟ گامے نے پوچھا۔ میں تو صبح سے یہاں بخار میں پڑا تپ رہا ہوں۔ اس لڑکی کے بارے میں تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ شارق نے الجھی ہوئی نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ جسے تم لڑکا بنا کے لائے تھے نا ڈیرے پر، وہی سمینا، گامے نے آگے کی طرف جھکتے ہوئے کہا۔ وہ رات کو ماجے گجر کے آدمیوں کے ہاتھ لگ گئی تھی۔ وہ لوگ اسے ماجے گجر کی نہر والی کوٹھی پر لے گئے تھے۔ نہر والی کوٹھی؟ شارق چونک گیا۔ گل برگ والی نہر کے کنارے اس نے نئی کوٹھی بنائی ہے اور مجھے بھی اس کے بارے میں آج ہی پتا چلا ہے، گامے نے بتایا۔ بہرحال وہ بات جاری رکھتے ہوئے بولا، ماجا گجر بھی وہاں موجود تھا۔ وہ بھی اسے آدمی سمجھ رہا تھا، لیکن جب اس کے آدمی اکو نے اسے تمہارے بارے میں پوچھنے کے لیے اس پر تشدد شروع کیا تو اس کی قمیض پھٹ گئی۔ تب پتا چلا کہ وہ لڑکا نہیں لڑکی ہے۔ ماجے گجر نے سمینا سے وعدہ کیا کہ اگر وہ اسے تمہارے بارے میں بتا دے تو اسے کچھ نہیں کہا جائے گا، مگر سمینا نے تمہارے بارے میں بتانے کی بجائے ایک جھوٹی کہانی سنا دی۔ ماجا گجر اس کے ذریعے تمہیں بلیک میل کرنے کا پروگرام بنانے لگا۔ وہ سمینا کو کوٹھی میں چھوڑ کر چلا گیا۔ وہاں اس کی نگرانی کے لیے اکو اور کوٹھی کا چوکیدار تھا، مگر سمینا رات کو اکو کو قتل کر کے کوٹھی سے فرار ہو گئی۔ کیا؟ شارق اچھل پڑا۔ اس کے لیے انکشاف خاصا سنسنی خیز ثابت ہوا تھا کہ سمینا ماجے گجر کے آدمیوں کو قتل کر کے بھاگ گئی تھی۔ یہ تمہیں کس نے بتایا؟ اس نے سوالیہ نظروں سے گامے کی طرف دیکھا۔ مہر نے، گامے نے جواب دیا۔ رات کو وہ بھی گجر کی کوٹھی میں ہی موجود تھا۔ اس نے جب دیکھا کہ سمینا مرد نہیں عورت ہے تو اس کی رال ٹپک پڑی۔ وہ سمینا کے ساتھ رات گزارنا چاہتا تھا، مگر ماجے گجر نے اسے بھگا دیا، جس پر مہر کو غصہ آ گیا اور آج صبح ہی اس نے ڈیرے پر آ کر مجھے سب کچھ بتا دیا۔ میں تو تمہارے بارے میں پریشان ہو رہا تھا کہ تم کہاں غائب ہو۔ ماسی میرا کے گھر کا تو مجھے خیال ہی نہیں آیا تھا۔ ویسے ماجے گجر کی ایک بات ہے شارق بابو، عورت کے معاملے میں وہ واقعی غیرت والا آدمی ہے۔ اس کی جگہ کوئی اور ہوتا تو سب سے پہلے وہ سمینا کا بندوبست کرتا۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر سمینا وہاں سے بھاگ گئی تھی تو وہ غائب کہاں ہو گئی؟ شارق بولا۔ کیا تمہیں پتا نہیں کہ وہ کہاں ہے؟ گامے نے اسے گھورا۔ نہیں، شارق نے نفی میں ساری لا دیا۔ اسے میرے ایک ٹھکانے کا پتا تھا، وہاں معلوم کر لیا، لیکن سمینا وہاں نہیں ہے۔ تو پھر وہ کہاں جا سکتی ہے؟ گامے نے کہا۔ 1 منٹ، شارق بولا۔
مجھے پہلے اس کا خیال کیوں نہیں آیا؟ ممکن ہے وہ وہیں چلی گئی ہو۔ کہاں؟ مجھے بتاؤ، میں جا کر پتہ کرتا ہوں، گامے نے کہا۔ نہیں، تم ڈیرے پر جاؤ اور ماجہ گجر کی طرف سے ہوشیار رہنا، اسے پہلے میرے ہاتھوں نقصان پہنچا ہے اور اب سمینہ اسے اچھی خاصی چوٹ لگا گئی ہے، وہ پاگل ہو رہا ہوگا۔ سمینہ کا پتہ کرنے میں خود جا رہا ہوں۔ تم کیسے جاؤ گے پتر؟ تمہاری تو طبیعت ٹھیک نہیں، ماسی میرا نے کہا۔ نہیں ماسی، اب میں ٹھیک ہوں، مجھے کچھ نہیں ہوگا، شارق نے کہا اور بستر سے اٹھ گیا۔ ماسی میرا نے آج صبح اس کی خون آلود قمیض دھو ڈالی تھی۔ اس نے قمیض پہنی اور ماسی میرا کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، اگر سمینہ مجھے مل گئی تو ہو سکتا ہے 2-3 دن نہ ہوں۔ میرے بارے میں تم لوگ پریشان مت ہونا، گامے تم کوئی ٹیکسی یا رکشہ لے آؤ۔ گاما فوراً باہر نکل گیا۔ وہ 10 منٹ بعد رکشہ لے کر واپس آ گیا۔ شارق نے ماسی میرا سے چادر لے کر اوڑھ لی، جس سے اس کا چہرہ بھی چھپ گیا۔ مکان سے باہر آ کر وہ رکشے میں بیٹھ گیا اور رکشہ چل پڑا۔ رکشہ چلنے کے بعد شارق نے ڈرائیور کو بتایا تھا کہ اسے کہاں جانا ہے۔ تقریباً 40 منٹ بعد رکشہ سہیل کے ریسٹورنٹ کے سامنے رک گیا۔ شارق نے رکشے والے کو کرایہ دیا اور نیچے اتر کر ریسٹورنٹ میں جھانکا۔ سہیل کاؤنٹر پر نہیں تھا۔ وہ ساتھ والے دروازے میں داخل ہو کر سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ اوپر کا دروازہ بند تھا مگر اندر روشنی نظر آ رہی تھی۔ شارق نے ہولے سے دستک دی تو فوراً ہی اندر سے ایک نسوانی آواز سنائی دی۔ کون ہے؟ میں ہوں شارق، شارق نے سرگوشی میں جواب دیا۔ دروازہ فوراً ہی کھل گیا۔ سمینہ سامنے کھڑی تھی۔ وہ کچھ دیر تک پریشان نگاہوں سے شارق کی طرف دیکھتی رہی، پھر والہانہ انداز میں اس سے لپٹ گئی۔ سہیل کہاں ہے؟ شارق نے اسے اپنے سے الگ کرتے ہوئے پوچھا۔ نیچے ریسٹورنٹ میں ہوگا، سمینہ نے جواب دیا۔ ریسٹورنٹ میں تو نہیں ہے، شاید کہیں کام سے گیا ہوگا، آ جائے گا، شارق نے کہا، پھر سمینہ کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ مجھے افسوس ہے سمینہ، دراصل میں یہ سمجھا تھا کہ تم وہاں سے بھاگ گئی ہو۔ میں نے کوشش کی تھی مگر انہوں نے مجھے پکڑ لیا تھا، اور اس کے بعد جو کچھ بھی ہوا مجھے معلوم ہے۔ شارق نے اس کی بات کاٹ دی۔ تم رات ہی کو اکو کو قتل کر کے بھاگ گئی تھی نا؟ تمہیں کیسے پتا چلا؟ سمینہ نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ ایسی خبریں زیر زمین دنیا میں بڑی تیزی سے سفر کرتی ہیں، شارق نے جواب دیا۔ کچھ دیر بعد سہیل بھی آ گیا۔ شارق کو دیکھ کر اسے زیادہ حیرت نہیں ہوئی، اور پھر تقریباً 1 ہفتہ تک شارق اور سمینہ اسی کمرے میں محدود رہے۔ رات کو وہ ہوا خوری کے لیے تھوڑی دیر کو چھت پر چلے جاتے۔ اچھی خوراک اور مناسب دیکھ بھال سے شارق بڑی جلد صحت یاب ہو رہا تھا، اس کی کمزوری دور ہو رہی تھی۔ سہیل ہر لحاظ سے ان دونوں کا خیال رکھے ہوئے تھا، اور پھر 7ویں دن وہ سہیل سے رخصت ہو کر شام نگر والے مکان میں آ گئے۔ 2 دن یہاں رہے اور پھر تیسرے دن شارق نے ملنگ والے ڈیرے پر جانے کا فیصلہ کر لیا۔ سمینہ بھی اس کے ساتھ ہی تھی۔ وہ اپنے اصل روپ میں تھی، البتہ اس نے چادر اوڑھ رکھی تھی۔ شارق نے بھی چادر اوڑھ لی۔ 9 لکھا اور گاما ان دونوں کو دیکھ کر بہت خوش تھے۔ وہ دونوں شارق کو اب تک کی صورتحال سے آگاہ کر رہے تھے۔ گامے کی اطلاع کے مطابق باجا گجر اس کے آدمی سمینہ اور شارق کی تلاش میں شکاری کتوں کی طرح پورے شہر میں گھوم رہے تھے۔ وہ بھی باتیں کر رہے تھے کہ کوچوان باہر سے دوڑتا ہوا آیا۔ وہ بری طرح بدحواس تھا۔ کیا ہوا سراج، تمہارے پیچھے کتے لگے ہوئے ہیں کیا؟ گامے نے اسے گھورا۔ مجھے گجر کے آدمی چاروں طرف سے طویلے کو گھیرے میں لے رہے ہیں، سراج نے ہامتے ہوئے جواب دیا۔ اوہ! گاما ایک جھٹکے سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ شارق باؤ، تم سمینہ کو لے کر میدان میں چلے جاؤ، اور 9 لکھے تم میرے ساتھ آؤ، گامے نے کہا۔ شارق کمرے سے نکلا اور سمینہ کا ہاتھ پکڑ کر میدان کی طرف دوڑتا چلا گیا۔ وہ میدان والے چبوترے پر پہنچے ہی تھے کہ فائرنگ شروع ہو گئی۔ سمینہ کا خوف کے مارے برا حال تھا۔ اگر رات کا اندھیرا نہ ہوتا تو شاید انہیں بھی گولیوں کے نشانہ بنانے کی کوشش کی جاتی۔ شارق اس کا ہاتھ پکڑے میدان میں داخل ہو گیا، اور پھر اس نے طے خانے کا خفیہ راستہ کھول دیا۔ قبر کا تعویذ صندوق کے ڈھکنے کی طرح کھلتا دیکھ کر سمینہ کو بڑی حیرت تھی۔ شارق اسے لے کر قبر میں اتر گیا۔ سمینہ کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ وہ دونوں جیسے ہی نچلی سیڑھیوں پر پہنچے، قبر کا تعویذ بند ہو گیا۔ شارق اس کا ہاتھ پکڑے سیڑھیاں اترتا چلا گیا، اور جب وہ طے خانے میں پہنچے تو یہاں سے لگی پیٹیاں اور الماری میں سجے ہوئے ہیروین کے پیکٹ دیکھ کر حیرت کی زیادتی سے سمینہ کی آنکھیں پھٹی رہ گئی۔ اس نے مڑ کر شارق کی طرف دیکھا۔ شارق کے ہونٹوں پر بڑی بینی خیز مسکراہٹ تھی۔ ماجہ گجر واقعی پاگل ہو گیا تھا۔ اسے صبح 4 بجے اکو کے قتل اور سمینہ کے فرار کی اطلاع ملی تھی۔ وہ اس وقت داروغہ والا میں حاجی کی کوٹھی پر تھا۔ حاجی سے پروگرام کل شام ہی سے طے تھا۔ دراصل اس نے حاجی کے ساتھ مل کر بھی کچھ کاروبار شروع کر رکھا تھا، اور اس رات ان کا کچھ مال سرحد پار جانے والا تھا۔ حاجی اور اس نے یہ پروگرام بنایا تھا کہ بال کی روانگی سے 1 گھنٹہ پہلے سرحد کے ایک مخصوص مقام پر تعینات سرحدی محافظوں سے ملاقات کر کے اپنے آدمیوں کو گرین سگنل دیں گے، اور ان کے آدمی مال لے کر سرحد پار کر جائیں گے۔ سرحدی محافظوں سے معاملہ پہلے ہی طے تھا، صرف گرین سگنل لینا تھا تاکہ عین وقت پر کوئی گڑبڑ نہ ہو جائے۔ سرحد پار مال وصول کرنے کے لیے ان کے بھارتی ایجنٹ موجود ہوتے تھے۔ ان کا مال برکی کی طرف سے جانے والا تھا۔ برکی سے ذرا آگے سرحد پار کر کے مال بھارتی ایجنٹوں کے حوالے کر دیا جاتا۔
जो तुरंत तारन से होते हुए दिल्ली की तरफ निकल जाते। हाजी से माजे गुजर का ये प्रोग्राम तय था कि इक्कू 1 बजे उसकी कोठी पहुंच जाएगा। यहाँ से वो माजे गुजर की गाड़ी पर बरकी की तरफ रवाना हो जाएंगे। इक्कू को भी माजे के साथ जाना था और माजा गुजर नहर वाली कोठी में बैठा उसका इंतजार कर रहा था। उस रोज सुबह इक्कू ही ने उसे इतला दी थी कि शारिक को एक खूबरूद नौजवान के साथ देखा गया है और इक्कू ने वादा किया था कि वो शाम तक उन्हें तलाश करके माजे गुजर के कदमों में ढेर कर देगा। शाम तक तो इक्कू शारिक का सुराग नहीं लगा सका। 10 बजे के करीब एक आदमी ने आकर इतला दी कि शारिक उसी खूबरूद नौजवान के साथ गुलबर्ग में मेन रोड पर वाक़े कबाबेश में देखा गया है। उस वक्त माजा गुजर भी कोठी में मौजूद था और वो जानता था कि कबाबेश में जाने वाला कोई शख्स 1 घंटे से पहले वापस नहीं जा सकता, क्योंकि वहाँ गाहकों की इतनी लंबी लाइन लगी होती है कि अपनी बारी का इंतजार करने में 1 घंटा तो लग ही जाता था। माजे गुजर ने 2 और आदमी इक्कू के साथ रवाना कर दिए। इस तरह इतला देने वाले समेत उनकी तादाद 4 हो गई थी। और जब इक्कू शारिक के साथी को लेकर आया तो माजा गुजर सूरत जानकर एकदम बरहम हो गया। उसका बस नहीं चल रहा था कि इक्कू की गर्दन मरोड़ थे। ये उनकी बुज़दिली ही तो थी कि शारिक भाग निकलने में कामयाब हो गया था। उस वक्त माजे गुजर का एक एजेंट महर भी वहाँ बैठा हुआ था। महर पहले छांगा से माल लिया करता था। वो शारिक को भी जानता था, लेकिन छांगे की मौत के बाद वो माजे गुजर की तरफ आ गया था। मगर चंद रोज बाद उसने महसूस कर लिया था कि माजे गुजर का रवैया उसके साथ अच्छा नहीं। न जाने उसके दिल में ये बात क्यों आ गई थी। हालांकि एजेंटों में से वाहिद आदमी वो था जिसे माजा गुजर अपनी इस कोठी तक लाया था। इस कोठी के बारे में तो उसके 2-3 खास आदमियों के सिवा किसी को भी पता नहीं था। और जब शारिक के साथी से पूछगछ के दौरान उसकी कमीज फट गई और ये इंकिशाफ हुआ कि वो मर्द नहीं औरत है, तो उसे बड़ी हैरत थी कि जवान और खूबसूरत लड़की मर्दाना भेस में शारिक के साथ क्यों घूम रही है। समीना ने उसे एक फर्दी कहानी सुना दी थी और माजे गुजर ने उसकी कहानी पर बिल्कुल यकीन नहीं किया था। वो इतना बेवकूफ तो नहीं था कि उस लड़की की बातों में आ जाता। समीना की असलियत जानने के बाद बैर की आंखों में हवस की चमक उभर आई थी। वो अयाश आदमी था और उसने समीना के बारे में अपने दिल की बात कह दी थी। लेकिन माजा गुजर स्मगलर और बदमाश होने के बावजूद औरतों के बारे में एक मुख्तलिफ राय रखता था। उसकी जिंदगी में बड़े मौके आए थे, लेकिन उसने बीवी के अलावा किसी और औरत की तरफ ऐसी नजरों से नहीं देखा था जिनमें हवस अमेजी हो। समीना अगरचे उसके बदतरीन दुश्मन की साथी थी, लेकिन उसके बावजूद उसके ज़हन में समीना के बारे में ऐसा ख्याल नहीं था। और जब महर ने समीना के बारे में दिल की बात कही थी तो माजे गुजर ने उसे कोठी से चले जाने को कहा था। और महर ने जाते जाते ऐसी बात कह दी थी जिसे माजा गुजर सूरत की नजाकत के पेश नजर बर्दाश्त कर गया था। महर उस वक्त जला तो गया, लेकिन वो उसे अपनी तौहीन समझता और उसने दिल ही दिल में तय कर लिया कि माजे गुजर से अपनी इस बेइज्जती का बदला जरूर लेगा। माजे गुजर ने समीना की बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं किया था। वो अपने बाप के कत्ल का इल्जाम लेने के लिए शारिक से मोहब्बत का ढोंग रचा रही है। समीना बहरहाल कोई भी हो, उसने फौरन ये मंसूबा बना लिया था कि शारिक पर हाथ डालने के लिए समीना को चारे के तौर पर इस्तेमाल करेगा। लेकिन अभी उसके पास इसका वक्त नहीं था। उसने ये तय किया था कि कल सुबह शारिक के मजंग वाले डेरे पर समीना के बारे में पैगाम भेज देगा। उसने इक्कू को समीना के बारे में हदायत देकर वहीं छोड़ दिया था और बाहर निकलते वक्त उसने चौकीदार को भी हदायत कर दी थी कि वो कंपाउंड में कुत्ते खोल दे और ख्याल रखे कि कोई गड़बड़ न होने पाए। माजा गुजर जब दारोगा वाले में हाजी की कोठी पर पहुंचा तो 1 बजने वाला था। हाजी उसी के इंतजार में बैठा था। वो फौरन ही हाजी की गाड़ी पर बरकी रवाना हो गए। यहाँ मामला बखैरो खूबी तय हो गया और उनके आदमी माल लेकर सरहद पार गए। वो माल तकरीबन 12 लाख रुपए की मालियत का था और उसमें कम से कम 4 लाख रुपए मुनाफे की तवक्को थी। 2 लाख हाजी के हिस्से में आता और 2 लाख माजे गुजर के हिस्से में। एक रात का ये मुनाफा खासा माकूल था। इतना ही माल अगली रात भी जाने वाला था। वो लोग जब हाजी की कोठी पर वापस पहुंचे तो सुबह के 4 बज रहे थे। माजा गुजर बुरी तरह थक गया था। हालांकि वो इस किस्म की भाग दौड़ का आदी था, लेकिन आज उस पर थकन सवार थी। हाजी की कोठी पर वापस आकर ड्राइंग रूम में दाखिल होते ही वो सोफे पर लेट गया। उसकी आंख लगी थी कि हाजी ने उसे झुंझोड़ कर जगा दिया। क्या बात है यार हाजी, उठ कर आंखें मलते हुए बोला, क्या क़यामत आ गई है? सोने क्यों नहीं देते? बिल्लू आया है, हाजी ने कहा। वो जो खबर लेकर आया तुम्हारे लिए क़यामत से कम नहीं होगी। बिल्लू? ये नाम सुनते ही माजे गुजर के दिमाग पर तारी दीन का खुमार गायब हो गया। बिल्लू उसकी नहर वाली कोठी का चौकीदार था। वो इक्कू और बिल्लू को बताकर आया था कि हाजी की तरफ जा रहा है और रात उसी के साथ रहेगा। इक्कू को तो मालूम ही था क्योंकि वो तो खुद भी उसके साथ ही जाने वाला था, लेकिन समीना की वजह से वो उसे छोड़ गया था। और इस वक्त बिल्लू की आमद का सुनकर माजे का माथा थिनका था। कहाँ है वो? बुलाओ उसे, क्या खबर लाया है? माजा गुजर कहते हुए एक झटके से सोफे से उठ गया। बाहर बरामदे में खड़ा है, जाकर पूछ लो, हाजी ने कहा। माजा गुजर नंगे पांव ड्राइंग रूम से निकलकर बरामदे में आ गया। बिल्लू बरामदे के एक सतून से टेक लगाए खड़ा था। वो माजे को देखकर एकदम सीधा हो गया। क्या बात है बिल्लू, क्या हुआ?
माजिद ने उसे देखते ही पूछा। उस्ताद, वो बिल्लू कहते कहते रुक गया। उसके चेहरे पर अजीब से खौफ के तासरात नुमाया थे। बताता क्यों नहीं, क्या बात है? माजिद ने उसे घूरा। उस्ताद, इक्कू कत्ल हो गया है, बिल्लू ने रुक रुक कर कहा। क्या बकवास करते हो? माजा गुज्जर दाड़ा। किसने कत्ल किया उसे? कोठी पर हमला हो गया था क्या? नहीं उस्ताद, बिल्लू ने जवाब दिया। लड़की ने उसे गला घूंढ कर मार दिया है। उसके गले में रस्सी लिपटी हुई थी। क्या बक रहे हो? माजा गुज्जर भिन्ना गया। वो कमजोर और मामूली सी बुज़दिल लड़की इक्कू जैसे आदमी का गला घोंट सकती है? पता नहीं उस्ताद, ये सब कुछ कैसे हो गया? बिल्लू ने जवाब दिया। कुत्तों के भौंकने की आवाज सुनकर मैं कोठी के पिछली तरफ गया था। कुत्ते ऊपर की तरफ मुंह उठाकर देख रहे थे। मैंने ऊपर देखा तो वो लड़की छत के रास्ते टाइली की शाखों के जरिए कोठी की दीवार के बाहर कूदने की कोशिश कर रही थी। मैंने गोली चला दी, मगर वो दीवार के बाहर छलांग लगा चुकी थी। उस वक्त तक मैं नहीं समझ सका कि ये वही लड़की थी जिसे इक्कू पकड़ कर लाया था। मैं उसे कोई चोर ही समझा था। मैं चोर चोर का शोर मचाता वो कोठी से बाहर निकल कर भागा। दूसरी कोठियों से भी कुछ लोग शोर सुनकर बाहर आ गए थे। वो भी उसे तलाश करने लगे। फिर अचानक मुझे ख्याल आया कि इतने शोर के बावजूद इक्कू बाहर नहीं निकला था। मैं वापस आकर दरवाजा खटखटाने लगा, मगर अंदर से कोई जवाब नहीं मिला। एक कमरे की खिड़की खुली हुई थी। मैं अंदर कूद गया। वो लड़की अंदर कहीं भी मौजूद नहीं थी। फिर जब मैं तुम्हारे कमरे में दाखिल हुआ तो बिस्तर पर इक्कू की लाश पड़ी थी। उसके गले में रस्सी लिपटी हुई थी और जबान बाहर को निकली हुई थी। मैं उसकी शक्ल देखकर ही डर गया था उस्ताद। मेरे कमरे में, मेरे बिस्तर पर? माजा गुज्जर बुड़बड़ाया। हाँ उस्ताद, वो लाश अब भी वहीं पड़ी है, बिल्लू ने जवाब दिया। वहाँ कौन है? माजा गुज्जर ने पूछा। गेट पर साथ वाली कोठी का चौकीदार है उस्ताद। 2-3 आदमी और भी हैं। मैंने चौकीदार को मना कर दिया था कि किसी को अंदर ना जाने दे, बिल्लू ने बताया। किसी को बताया तो नहीं कि कोठी में कोई लड़की भी मौजूद थी? गुज्जर ने पूछा। नहीं उस्ताद, बिल्लू ने नफी में सारी लाया। मैंने लोगों से यही कहा था कि चोर कोठी में घुस गया था। ठीक है, चलो मेरे साथ, माजे गुज्जर ने कहा और ड्राइंग रूम में आ गया। हाजी अब भी ड्राइंग रूम में खड़ा था। क्या हुआ? किसने कत्ल किया इक्कू को? उसने पूछा। पता नहीं यार, हर बादी उल्टी पड़ रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं इस वक्त तो जा रहा हूँ, माजे गुज्जर ने कहते हुए जूते पहने और बाहर आ गया। बिल्लू किसी पड़ोसी की मोटरसाइकिल लेकर आया था जो कोठी के बाहर खड़ी थी। बिल्लू बाहर चला गया। माजा गुज्जर पोर्च में खड़ी हुई अपनी कार में बैठ गया। मोटरसाइकिल आगे था और कार उसके पीछे। सड़कों पर ट्रैफिक नहीं था, इसलिए उनमें से किसी को भी तेज रफ्तारी में दुश्वारी पेश नहीं आई। इस तरह उन्हें नहर वाली कोठी तक पहुंचने में ज्यादा वक्त नहीं लगा। कोठी के गेट के सामने पड़ोसियों के चौकीदार और 3 और आदमी थे। वो भी आसपास की कोठियों के मुलाजिम ही थे। माजा गुज्जर कार से उतरकर तकरीबन दौड़ता हुआ कोठी में दाखिल हो गया। बिल्लू भी मोटरसाइकिल खड़ी करके उसके पीछे दौड़ा। माजा गुज्जर अपने बेडरूम में आया तो सर्दी महसूस करते ही ठिठक गया। उसने एसी की तरफ देखा जो चल रहा था। फिर वो बेड की तरफ देखने लगा। उसकी लाश इस तरह पड़ी थी कि उसकी एक टांग नीचे लटकी हुई थी और बाकी जिस्म बिस्तर पर था। उसके गले में सुर्ख रंग की वो रस्सी लिपटी हुई थी जिससे उसकी बेटी खेला करती थी। इक्कू के होंठ खून आलूद थे। ठोड़ी और गर्दन पर भी खून जमा हुआ था और खून का एक धब्बा बिस्तर की चादर पर भी पड़ा था। गालिबन सांस रुक जाने से फेफड़े फट गए थे और जब उसे छोड़ा गया था तो खून बह निकला था। माजे गुज्जर को अंदाजा लगाने में दुश्वारी पेश नहीं आई कि यह सब कुछ किस तरह हुआ होगा। समीना जवान थी, हसीन थी। रात को कमीज उतारने की कोशिश में वो जिस तरह नीम बरहना हो गई थी, उसे देखकर इक्कू जैसे शख्स को अपने सफली जज्बात पर काबू पाना मुश्किल हो गया था। उसने तनाई से फायदा उठाते हुए समीना को पटाने की कोशिश की होगी। कमरे का एसी चल रहा था और मुमकिन है समीना अपनी मर्जी से इस कमरे में आई हो, लेकिन वो इक्कू का दिल खुश करने के लिए नहीं आई होगी। उसे जब पता चला होगा कि इक्कू अकेला है तो उसने भी कोई मंसूबा बना लिया होगा और वो अपने मंसूबे में कामयाब रही थी। उसकी बेटी के खेलने की ये रस्सी कल इसी कमरे में पड़ी हुई थी। समीना ने मौके से फायदा उठाया था और रस्सी से इक्कू का गला घूंढ कर भाग निकली थी। माजा गुज्जर कमरे से बाहर आ गया। बिल्लू हाल में खड़ा था। सीढ़ियों का ऊपर का दरवाजा खुला हुआ उस्ताद, उसने ऊपर की तरफ इशारा करते हुए कहा। इक्कू को कत्ल करने के बाद वो इस तरफ से भागी थी। माजा गुज्जर छत पर आ गया। टाली की एक मोटी शाख छत तक पहुंची हुई थी। माजा गुज्जर को समझने में देर न लगी कि समीना ने इक्कू को कत्ल करने के बाद फरार के लिए यही रास्ता इस्तेमाल किया था। वो छत पर इधर उधर देखता हुआ दोबारा नीचे आ गया। पुलिस को इतला दी? उसने बिल्लू से पूछा। नहीं उस्ताद, बिल्लू ने जवाब दिया। पहले तो मैं लोगों के साथ उस लड़की को तलाश करने की कोशिश करता रहा, फिर तुम्हें बताने के लिए चला गया। ठीक है, मैं पुलिस को इतला देता हूँ। और एक बात सुनो, माजे गुज्जर ने बिल्लू की तरफ देखते हुए कहा। रात को यहाँ कोई लड़की नहीं आई थी। वो कोई चोर था जो दरख्तों के जरिए छत के रास्ते अंदर दाखिल हुआ था। वो चोरी करने की नीयत से आया था, लेकिन कमरे में सोए हुए इक्कू की आंख खुल गई। चोर ने इक्कू को रस्सी से गला घूंढकर हलाक कर दिया और छाती के रास्ते दरख्तों के जरिए फरार हो रहा था कि कुत्तों की आवाज सुनकर तुम उसकी तरफ मुतवज्जो हो गए।
तुमने दरख्त पर चोर को देखकर पहले ललकारा, फिर गोली चला दी, लेकिन चोर दीवार के दूसरी तरफ कूदकर भाग निकला। तुम महल्ले के लोगों के साथ चोर को तलाश करते रहे, फिर वापस कोठी में आकर दाखिल हुए तो यहाँ इक्कू की लाश पड़ी थी। तुम मुझे इतला देने के लिए चले गए, समझ गए? माजा गुजर ड्राइंग रूम में आ गया और फोन का रिसीवर उठाकर मुकामी पुलिस स्टेशन का नंबर डायल करने लगा। यह टेलीफोन अभी 3 दिन पहले ही लगा था। वो पुलिस को इतला देने के बाद ड्राइंग रूम से बाहर आ गया। वो सोच रहा था कि इक्कू जैसे लोगों का यही अंजाम होना चाहिए था, लेकिन वो बजाय नाजुक सी और बुज़दिल नजर आने वाली लड़की किस कदर चालाक और खतरनाक साबित हुई थी। माजे को अपनी हमाकत पर भी ताव आ रहा था। उसने समीना को महज एक कमजोर और डरपोक सी औरत समझ लिया था जो उसके सामने खौफ से थर थर कांप रही थी, लेकिन शायद वो ये भूल गया था कि वो शारक की साथी थी। शारक का ख्याल आते ही उसके दिमाग में लावा सा खोलने लगा। वो पे दर पे उसे शिकस्त दे रहा था। वो शारक को अपने सामने झुकाने के लिए चालें चल रहा था, लेकिन ना सिर्फ ये कि हर चाल नाकाम हो रही थी, बल्कि बाजी उसी के खिलाफ पलट रही थी। सबसे पहले उसने निक्के पहलवान को पकड़ा था। वो निक्के पहलवान के जरिए शारक का खुफिया ठिकाना मालूम करना चाहता था, मगर निक्के पहलवान ने जान दे दी थी। शारक के बारे में कुछ नहीं बताया था। निक्के पहलवान की लाश गांव वाले डेरे पर गोबर में दबा दी गई थी, लेकिन 2 दिन बाद ही पुलिस ने उस गांव वाले डेरे पर छापा मारकर लाश दरियाफ्त कर ली थी और उसके 2 आदमियों को गिरफ्तार कर लिया था। उसी रोज पुलिस को दारोगा वाला से शादीपुर की तरफ जाने वाली सड़क पर फैक्ट्रियों के पीछे खेतों से एक आदमी की लाश मिली थी, जिसे बागबानपुरा के बदमाश और मुनशियात फरोश बग्गे की हैसियत से शनाख्त कर लिया गया था। माजा गुज्जर सिर्फ चंद घंटों के लिए रोपोश रहा था। उसने पुलिस को चढ़ावा चढ़ाकर उनकी तसल्ली करा दी कि वो कई रोज से गांव वाले डेरे पर नहीं गया और ये कि निक्के पहलवान के कत्ल से उसका कोई ताल्लुक नहीं। उसने अपने गिरफ्तार होने वाले आदमियों को भी तसल्ली दी कि वो परेशान ना हो, वो ज्यादा देर तक अंदर नहीं रहेंगे। माजे गुजर को समझने में देर न लगी कि उसके गांव वाले डेरे पर पुलिस के छापे और बग्गे के कत्ल में शारक का हाथ है। बग्गा किसी तरह शारक के हाथ लग गया होगा और शारक ने उससे निक्के के बारे में मालूम कर लिया होगा, फिर उसे भी कत्ल करके लाश खेतों में फेंकवा दी। माजा गुजर उस सदमे से पूरी तरह संभलने भी ना पाया था कि उसके निस्बत रोड वाले अड्डे पर पुलिस ने हल्ला बोल दिया। उस वक्त वो खुद भी उस अड्डे पर मौजूद था। पहले तो वो यही समझा था कि मुकामी थाने की पुलिस के 2-4 कांस्टेबल चढ़ दौड़े होंगे, लेकिन उसे जल्द ही पता चल गया कि ये छापा एक आला पुलिस अफसर की सरगर्दगी में मारा गया था और उसमें पुलिस के 2-4 नहीं, कम से कम 2 दर्जन मुसल्ला आदमी शामिल थे। मुकाबले के दौरान ही पुलिस को मजीद कमक पहुंच गई। इसी दौरान माजे गुजर के 2 आदमी मारे जा चुके थे। माजा और उसके साथी बुरी तरह घेरे में आ गए थे। माजे ने यके बाद दीगरे 2 दस्ती बम पुलिस की तरफ फेंके थे, जिनमें से एक तो फट नहीं सका था, दूसरा बम फटा तो पुलिस वाले भी गड़बड़ा गए थे और माजा इस सूरत से फायदा उठाते हुए 2 साथियों समेत अकबी सिम से फरार होने में कामयाब हो गया था। उस छापे के बाद माजे गुज्जर ने अपनी इस कोठी में पनाह ली थी, क्योंकि ये उसके ख्याल में महफूज तरीन पनाहगाह थी। इसी दौरान माजा गुज्जर एक तरफ मुख्तलिफ आदमियों को बीच में डालकर पुलिस से मुका की कोशिश करता रहा और दूसरी तरफ उसने अपने आदमियों के जरिए शारक की तलाश जारी रखी। पुलिस से तो मुका हो गया, लेकिन शारक का कई रोज गुजरने के बाद भी कोई सुराग नहीं मिला। वो तो इस तरह गायब हो गया था जैसे इस दुनिया में उसका वजूद ही ना रहा हो, और गुज़िश्ता रात उसका सुराग मिला भी तो उसके आदमी से पकड़ने में कामयाब नहीं हो सके। उसके बरक्स सिक्कू के कहने के मुताबिक वो उनके एक आदमी को मार कर भाग निकलने में कामयाब हो गया था। माजे के आदमी शारक के साथी को पकड़ लाए थे, जो मर्द की बजाय औरत साबित हुई थी। माजा उसे एक कमजोर और डरपोक औरत समझकर इक्कू की निगरानी में छोड़कर चला गया था। माजा गुजर ये सब कुछ सोच ही रहा था कि बाहर से एक आदमी की आवाज सुनाई दी, चौधरी साहब कहाँ हो भाई, ये सब क्या हो गया है? वो माजे के साथ वाली कोठी में रहने वाले गफूर भट्ट की आवाज थी। गफूर भट्ट कपड़े का होलसेल व्यापारी था। यहाँ सब भी कारोबारी लोगों की कोठियां थी। शरीफ लोग थे जो अपने काम से काम रखते थे, सुबह जाते और रात को घर लौटते। इस कोठी में मुंतकिल होने के बाद 1-2 पड़ोसियों से मुलाकात उसकी हुई थी। वो जब भी इस कोठी में आता ठीक ठाक फुलिये में आता। आओ आओ भट्ट साहब। माजा रायदारी से निकलकर बरामदे में आ गया। ये क्या गड़बड़ होगी चौधरी साहब, पुलिस को इतला दी या नहीं? भट्ट साहब ने पूछा। मैंने टेलीफोन कर दिया है और मेरा ख्याल है पुलिस पहुंचने ही वाली होगी, माजे ने जवाब दिया। लेकिन ये हुआ कैसे, चोर अंदर कैसे घुस आया? भट्ट साहब ने पूछा। मेरा ख्याल है छत वाला दरवाजा रात को खुला रह गया था। चोर दरख्तों की शाखों के रास्ते छत पर आया और फिर नीचे पहुंच गया। मेरा मुलाजिम अंदर सो रहा था। शायद आहट से उसकी आंख खुल गई थी, लेकिन चोर ने शायद उसे संभलने का मौका नहीं दिया और गले में रस्सी लपेट कर गला घूंट दिया और फिर गालबन डर कर उसी वक्त भाग गया था और उसे कुछ चुराने का मौका नहीं मिल सका था। माजे गुजर ने जवाब दिया। बड़े अफसोस की बात है, भट्ट साहब ने कहा। रात को शोर की आवाज सुनकर मैं भी बाहर आ गया था। लोगों ने चोर का पीछा तो किया मगर वो काबू नहीं आ सका।
मैंने आपसे एक मरतबा पहले भी कहा था कि पीछे वाली टाइलियों की कम अज कम 2 शाखें कटवा दे, मगर आप ठहरे जमींदार लोग दरख्तों को कटवाना गुनाह समझते हैं। मैंने भी कई मरतबा इन शाखों को कटवाने के बारे में सोचा था, मगर बात आजकल पर टलती रही, जिसका नतीजा इस वक्त भुगतना पड़ रहा है। बाजे गुज्जर ने जवाब दिया। वो भी बातें कर रहे थे कि गेट के सामने पुलिस की जीप आकर रुकी। एक सब इंस्पेक्टर और 4-5 पुलिस वाले जीप से उतरकर अंदर आ गए। बट सब पुलिस को देखकर खिसक गए। बाजा गुज्जर कुछ देर तक बरामदे में ही खड़ा सब इंस्पेक्टर से बातें करता रहा, फिर उन्हें लेकर अंदर आ गया। सब इंस्पेक्टर लाश और कमरे का मुआयना करता रहा। चौकीदार को भी अंदर बुला लिया गया। बिल्लू बड़ी महारत से पुलिस के सवालों के जवाब दे रहा था। सब इंस्पेक्टर कमरे से निकलकर छत पर आ गया। उसने छत वाले दरवाजे का भी अच्छी तरह मुआयना किया और उस जगह का भी जान टाली की शाखें छत तक पहुंची हुई थी। सब इंस्पेक्टर ने उस कोठी के आसपास जो भी लोग मिले उनके बयानात कलम बंद कर लिए, जिससे वो उसी नतीजे पर पहुंचा कि रात को चोर इस कोठी में दाखिल हुआ था, जो कोठी के एक मुलाजिम को कत्ल करके कुछ चुराए बगैर फरार हो गया। और जब लाश पोस्टमार्टम के लिए भिजवाई जाने लगी तो माजे गुज्जर ने सब इंस्पेक्टर की तरफ देखते हुए कहा, लाश की बेहुरमती जरूर करनी है, मर गया बेचारा, अब इसकी चीर फाड़ तो ना की जाए। ठीक है, सब इंस्पेक्टर ने कहा, लेकिन दूसरी कानूनी कार्रवाई पूरी करनी होगी। मेरा मतलब है इसका डेथ सर्टिफिकेट, और आप कानूनी कार्रवाई कर लें, मुझे कोई एतराज नहीं। माजे गुज्जर ने उसकी बात काट दी। पुलिस 9 बजे वहां से रुखसत हुई। माजा गुज्जर उनके साथ ही गया था और इक्कू की लाश के सिलसिले में कानूनी कार्रवाई मुकम्मल होने से पहले ये खबर ज़ेरे ज़मीन दुनिया में फैल चुकी थी कि माजे गुज्जर के बंदे इक्कू को कत्ल कर दिया गया है। और फिर लाहौर की ज़ेरे ज़मीन दुनिया से ताल्लुक रखने वालों से ये बात भी छुपी नहीं रह सकी कि इक्कू को किसी चोर ने नहीं, एक लड़की ने कत्ल किया था, और वो लड़की शारक की साथी थी। समीना के हवाले से ज़ेरे ज़मीन दुनिया में ये खबर फैलाने में बहर ने अहम किरदार अदा किया था। माजे गुज्जर ने वो एक दिन तो खामोशी से गुजार दिया, फिर अड़ियल बैंसे की तरह फुनकारता हुआ पूरे शहर में दंदनाने लगा। उसने अपने सारे आदमी पूरे शहर में फैला दिए, जो शिकारी कुत्तों की तरह शारक और समीना की बू सूंघते फिर रहे थे, लेकिन उन दोनों में से किसी का सुराग नहीं मिल सका था। माजे की वो कोठी भी अब खुफिया नहीं रही थी। वो सोच रहा था कि वो तो शारक का सुराग नहीं लगा सका, लेकिन शारक को उसकी कोठी के बारे में उसी रात पता चल गया होगा, जब समीना इक्कू को कत्ल करके वहां से भागी थी। चौथे रोज किसी ने माजे गुज्जर को इतला दी कि शारक और समीना गुलशन रावी के एक मकान में छुपे हुए हैं। वो मकान शारक के एक एजेंट हफीज की मलकियत था, जो गुलशन रावी, समनाबाद मोड़ और बल्ला स्टाफ के आसपास घूम फिर कर धंधा करता था। इतला देने वाले ने बताया था कि वो यकीन से नहीं कह सकता, लेकिन उसे शुभ आया कि उसने शारक को हफीज के मकान में दाखिल होते हुए देखा था। उसके साथ एक औरत भी थी जिसने बुर्का पहन रखा था। माजा गुज्जर अपने 3 आदमियों को लेकर उसी रात हफीज के मकान पर चढ़ दौड़ा था। रात 2 बजे का वक्त था। हफीज मकान की छत पर सो रहा था। नीचे शोर की आवाज सुनकर वो समझा कि पुलिस ने छापा मारा है। वो छाती से दूसरे मकान की छत पर कूदकर भाग निकला। माजा गुज्जर और उसके साथी दंदनाते हुए मकानों की तलाशी ले रहे थे। उन्हें पता चल गया था कि हफीज भाग गया है। समीना और शारक तो उस मकान में नहीं मिले, अलबत्ता हफीज की बीवी और 9 उम्र बेटा माजे गुज्जर के काबू में आ गए। तुम्हारा खसम मुझसे भाग कर नहीं जा सकता, उसे तो मैं तलाश कर ही लूंगा।